नमस्कार मित्रों, समास की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने आपको केवल समास और अव्ययभाव समास आपको बताया था। उसमें जो भी ट्रिक हो सकती है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य थे, वो सारे कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, तत्पुरुष समास में कौन कौन से मोस्ट उदाहरण हैं और किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको इसमें सिखाई जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज का हम टॉपिक डालेंगे। लिखिए सभी, तत्पुरुष समास। टॉपिक डालें तत्पुरुष समास, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई तत्पुरुष समास होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको संक्षिप्त में बता भी दिया है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, मतलब सारे समासों को मैंने संक्षिप्त में बताया था आपको। तो यहाँ पर एक पंक्ति बताई थी, प्रायः उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर इस तथ्य को आप लिख लेंगे, प्रायः उत्तर पद प्रधान समास है। ये प्रायः उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। अब उत्तर पद का मतलब क्या होता है बच्चों, बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है, ऐसा आपको समझना है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे राज्ञः पुरुषः, यहां पर हमारा ये उदाहरण है, राज्ञः पुरुषः, ये हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद, और ये हमारा उत्तर पद है, उत्तर पद। हमने कहा कि इस समास के अंदर उत्तर वाला जो पद है, यानी बाद वाला जो पद है, वो प्रधान होता है। यानी यहां पर पुरुष शब्द हमारा प्रधान है। कैसे प्रधान है? जैसे हमने कहा कि राज्ञ है, तो राज्ञ का अर्थ होता है बच्चों राजा का। अब हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि राजा का क्या? राजा का घोड़ा हो सकता है, राजा का घर हो सकता है, राजा का आदमी हो सकता है, राजा का लड़का हो सकता है। अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं राजा का कहने से। ठीक है, जब तक हमें यहां पता नहीं चलेगा कि क्या है राजा का, तब तक ये सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में घूमते रहेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई जो मोस्ट है, यानी कि जो प्रधान है पद, वो बाद वाला पद माना जाता है। इसलिए उत्तर पद पर डिपेंड रहता है सारा कुछ। इसलिए यहां कहते हैं कि प्राय उत्तर पद प्रधान होता है इस समास के अंदर। इस तरीका से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें आगे लिखिए और क्या खास बात है, लिखेंगे, नोट करें आप। समस्त पद के, लिखो, समस्त पद के लिंग का निर्धारण, समस्त पद के लिंग का निर्धारण प्रायः उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है। अब देखिए, यहां पर जैसे ही हम समास कर लेंगे, समास होने के बाद में हमारा एक पद बन जाएगा जिसको हम समस्त पद कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः बराबर हमारा राज पुरुष बन जाता है। क्या बनता है भैया? राज पुरुष। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि समस्त पद, तो ये हमारा समस्त पद है बच्चों। ठीक है, राज्ञः पुरुषः हमारा वाक्य था। ठीक है, समास करने के बाद में हमारा शब्द बना या पद बना राज पुरुष है। अब यहां कह रहे हैं कि ये समस्त पद के लिए लिंग का जो निर्धारण हम करेंगे, अब ये किस लिंग में रहेगा, इसका निर्धारण प्रायः उत्तर पद के लिंग के हिसाब से होता है। तो यहां बाद में जो हमारा पद है, यानी उत्तर वाला जो पद है, जैसे कि यहां क्या है, पुरुष शब्द है, पुरुष के लिंग के हिसाब से इस पूरे शब्द का लिंग निर्धारण होता है। ऐसे आपको समझना है। ये बात मैंने यहां लिखी। जैसे मान लो पुरुष शब्द की जगह और कोई शब्द होता और मान लो वो शब्द स्त्रीलिंग में होता, तो यहां पर बनने वाला पूरा का पूरा शब्द स्त्रीलिंग में हो जाता। ये से, ठीक है ना। मान लो नपुंसक लिंग होता यहां पर उत्तर पद, तो पूरा शब्द हमारा नपुंसक लिंग में चला जाता। अब यहां पर पुरुष शब्द पुल्लिंग है, तो पूरा शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसा आपको समझना है। अब लिखें आगे, सामान्यतः तत्पुरुष दो प्रकार का होता है बच्चों। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। देखिए, सामान्यतः तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। यह भी सवाल आ सकता है कि तत्पुरुष समास के भेद हैं, यानी तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं या कौन सा भेद है कौन सा नहीं है। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन से हैं, लिख लीजिए। नंबर एक होता है इसमें व्यधिकरण, तत्पुरुष समास एक हो गया। दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखो दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों। व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है, यह समास आपका विभक्तियों के आधार पर होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। कैसे?
यानी कि आप यूं समझिए कि अधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर जो हमारा वाक्य रहेगा या जो हमारा समास विग्रह रहेगा, उस समास विग्रह के अंदर जो हमारा पहला पद और उत्तर पद होता है, उन दोनों पदों के अंदर विभक्तियां आपको अलग अलग मिलेंगी। ये इसकी पहचान है। यानी जब विग्रह में विभक्तियां अलग अलग मिलें तो उसको हम कहेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और यदि विभक्ति समान मिल जाती है, एक जैसी विभक्ति मिल जाती है, तो उसको हम कहेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम लिख लीजिए बच्चों, कर्मधारय समास। यानी समानाधिकरण जो हमारा समास है तत्पुरुष समास, उसी का दूसरा नाम कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास आप जानते होंगे, तो वो किसको कहते हैं? हम तत्पुरुष का ही भेद है। कैसा? समानाधिकरण तत्पुरुष जो होगा, यानी कि विग्रह के अंदर पहले पद में जो विभक्ति है वो ही विभक्ति उत्तर वाले पद में होगी। मान ली पहले पद में जो विभक्ति है, यानी कि पहले पद में मान लो प्रथमा विभक्ति है तो बाद वाले पद में भी प्रथमा होगी, इधर मान लो द्वितीया है तो बाद में भी द्वितीया होगी। यानी सेम विभक्ति यदि है तो उसको हम कहेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्तियां अलग अलग होती हैं। मान लो इधर द्वितीया है तो द्वितीया सामने नहीं होगी दूसरे वाले पद में, उसमें अलग कोई विभक्ति होगी। जैसे ये रहा उदाहरण हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास का। जैसे यहां पर राज्ञ है, पुरुष है, यहां पर पहला पद है राज्ञ में षष्ठी विभक्ति है बच्चों, और पुरुष है में प्रथमा विभक्ति है। अब देखो ये एक जैसी कहां हुई? अलग अलग हुई ना। ये तो अलग अलग होना कहलाता है व्यधिकरण तत्पुरुष। यदि यहां पर एक जैसी विभक्ति होती, ठीक है ना, जैसे एक उदाहरण बताता हूं आपको, कृष्ण है, सर्प है। अब देखो यहां प्रथमा है, यहां भी प्रथमा है। अब यहां पर एक जैसी विभक्तियां हैं, इसको हम कहेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। क्या कहेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष। इसको व्यधिकरण नहीं कह सकते क्योंकि इसमें विभक्ति समान है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, समानाधिकरण क्या होता है बच्चों और व्यधिकरण क्या होता है, आराम से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी हमारी तत्पुरुष समास को लेकर के, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें केवल और केवल व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास तो क्या है, हमारा कर्मधारय है। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कर्मधारय समास के नाम से, क्योंकि एक ही बात है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का हो या कर्मधारय समास का हो, एक ही मतलब है। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। यह समास आपका विभक्तियों के आधार पर होता है। यह आपका द्वितीय विभक्ति से होगा, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है। अलग अलग कंडीशन इसमें मिलेंगी, अलग अलग इसमें आपको विशेष शर्तें रहेंगी, वो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि द्वितीया के साथ में क्या शर्त रहती है, तृतीय विभक्ति में क्या शर्त रहती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें क्या शर्त रहती है, वो आपको ध्यान रखना होगा। अब विभक्ति के आधार पर कैसे समास होगा हम अलग अलग जानते हैं, एक एक विभक्ति को लेकर के समझते हैं। तो इतना नोट करिए, इसको लिख लीजिए और आगे देखते हैं हम अब विभक्ति के आधार पर हम समास को। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं अब हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास सीखने वाले। तो मैं यहां पर लिख देता हूं व्यधिकरण तत्पुरुष समास, इसी में जोड़ देता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। देखिए यहां पर हमारा नाम हो जाएगा अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ये हमारा पूरा नाम रहेगा समास का। अब इसमें हमने कहा कि भाई द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक समास होगा हमारा। तो सबसे पहला इसमें लिखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला समास लिखेंगे आप द्वितीय तत्पुरुष समास। लिखिए द्वितीय तत्पुरुष समास, सबसे पहला समास हम इसमें सीखने वाले हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों द्वितीय तत्पुरुष समास में, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इसमें एक तो द्वितीय विभक्ति युक्त पद रहेगा, द्वितीय विभक्ति वाला पद रहेगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति वाला पद रहेगा कोई भी। ठीक है, यानी पहला जो हमारा पद रहेगा बच्चों वो रहेगा द्वितीय विभक्ति से युक्त। अब द्वितीय विभक्ति से युक्त कोई भी पद हो सकता है, उसमें द्वितीय विभक्ति मिलेगी, सीधी सी बात है। और द्वितीय विभक्ति में आपको पता है अम लगा हुआ दिखेगा, अम। ठीक है, ऐसे। अब बाद में हमें क्या मिलेगा उत्तर पद में, वो आपको कंडीशन याद रखनी है। उत्तर पद में आपको क्या मिलेगा वो याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे आप द्वितीय विभक्ति से युक्त पद प्रथम यानी पहला पद आपका यदि है और बाद वाले पद में आपको मिले कुछ शब्द हैं यहां पर, जैसे श्रितः, अतीतः, पतित। ठीक है, श्रुत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, गत, अत्यस्तः, प्राप्त, आपन्न, आपन्न। इसके बाद में गमी, गमी और बुभुक्षु, बुभुक्षु।
इन अर्थों में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। अब कैसे समझना है आपको, यानी पहला जो हमारा पद होगा बच्चों वो द्वितीया विभक्ति से युक्त होगा, और बाद में जो द्वितीय पद आपका होगा उत्तर पद होगा, उधर आपको श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी, विभुक्षु इनमें से कोई भी पद यदि मिलता है तो आपको क्या करना है, द्वितीया तत्पुरुष समास करना है। ये आपके लिए ध्यान रखना है यहां पर। तो ये हमारा द्वितीय तत्पुरुष का नियम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण कैसे बनेंगे आप एक एक को लिखते चलिए। जैसे सबसे पहला उदाहरण हमारा बन जाएगा, जैसे कृष्णम श्रित है। अब देखो यहां पर हमने कहा कि ये हमारे बाद में पद मिलेंगे, यानी उत्तर पद मिलेगा आपको, ये बाद वाला पद है, और इधर पूर्व में जो पद मिलेगा वो द्वितीय विभक्ति से युक्त मिलेगा। हमने यहां पर कृष्णम लिखा है। अब कृष्णम की जगह आप कोई भी पद लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, कोई भी पद हो सकता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए कृष्ण है, इधर श्रित है, तो आप बना लेंगे कृष्ण श्रित है ऐसे। तो ये हमारा बच्चों समास युक्त पद हो गया, कृष्ण श्रित है। इस तरह से आपका ये समास बन जाएगा, कृष्ण श्रित है। अब मान लो पेपर में आ गया कि कृष्ण श्रित इत्यत्र कह समास है, यहां पर कौन सा समास है। ऑप्शन में यदि तत्पुरुष समास नाम दिया है तो डायरेक्ट तत्पुरुष कर देंगे, यदि द्वितीय तत्पुरुष समास दिया है तो द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे। ऐसे आसान है। इसके बाद में नंबर 2 पे आप देखेंगे, जैसे अतीत है, अतीत है, तो यहां पर लिखेंगे दुखम अतीत है। देखो अब देखो इसमें हमारे लिए आगे मिल रहा है अतीत है, ये सारे शब्द मिलेंगे आपको। तो यहां पर दुखम है, इधर अतीत है, तो दुख में अतीत जोड़ दो आप, तो क्या बन जाएगा, दुखातीत है, संधि होकर के दुखातीत है बन जाएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे आप, पतित मिलेगा, पतित है, तो जैसे नरकम, ठीक है, गिरा हुआ, पतित है, कहाँ, नरक में गिरा हुआ है, तो नरक है, इधर पतित है, तो बन जाएगा, उसको हम कहेंगे नरक पतित है। ठीक है, नरक में जो गिरा हुआ है उसको नरक पतितः हम कहेंगे। अब देखो आगे है आपका गत है, तो गत के लिए कहेंगे स्वर्गम गत है। अब स्वर्गम गत है तो उसको कहेंगे स्वर्ग गत है, स्वर्ग गत है। यहां से हमारा स्वर्ग आ गया, इधर से हमारा गत आ गया, तो स्वर्ग गत आपका बन जाता है। इसके बाद में गत के बाद में अत्यस्त है, अत्यस्त है, तो इसमें लिखेंगे कूपम, कुआ, कुएं के अंदर, कूपम अत्यस्त। तो यहां पर देखो कूप शब्द है, इधर आपका अत्यस्त है। अत्यस्त का मतलब होता है पहुंचा हुआ, यानी पहुंच गया, कहां पर, कुएं में। अब यहां पर कूप है और अत्यस्त है, तो आप संधि करके बना लेंगे, क्या बनाएंगे बताओ, कूपा, कूपात्यस्त, ऐसे अत्यस्त है, तो यहां संधि करके हमने बना लिया कूपात्यस्त है। इस तरह से हमारा यहां पर समास बन जाएगा। अब और उदाहरण भी है इसमें, देखिए 6 नंबर पे, और बच गया हमारा प्राप्त है, बच गया, तो प्राप्त के लिए आप लिख सकते हैं सुखम प्राप्त है। सुखम प्राप्त है में क्या बनेगा बताइए बच्चों, सुख है और प्राप्त है, तो सुख प्राप्त है बन जाएगा, सुख प्राप्त है। आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसके बाद में प्राप्त के बाद में आपन्न है, तो संकटम, संकटम आपन्न है, तो यहाँ बन जाएगा संकटा, संकटापन्न है, ऐसे संकटापन्न है। ठीक है, इसके बाद में है गमी, तो यहाँ पर बन जाएगा ग्रामम गमी, ग्रामम गमी, गांव को पहुंचा हुआ या गया हुआ, तो यहां बन जाएगा ग्राम गमी। क्या बनेगा बच्चों, ग्राम गमी। और लास्ट एक और लिख लो आप, अन्नम, अन्नम बुभुक्षु, तो उसको हम कहेंगे अन्न बुभुक्षु, यानी अन्न का भूखा जो होता है उसको हम अन्नम, अन्न विभुक्षु बोलते हैं बच्चों। तो इन सब में द्वितीय तत्पुरुष समास है, ये सारे के सारे उदाहरण द्वितीय तत्पुरुष समास के हैं बच्चों। आराम से समझ में आ जाना चाहिए आपको। तरीका बता दिया, द्वितीय विभक्ति से युक्त पहला पद मिलेगा और बाद में जो मिलेगा आपको श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी, विभुक्षु, इनमें से कोई भी शब्द मिल जाएगा तो आपको द्वितीय तत्पुरुष समास करना होगा। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। ऐसे अलग अलग सीखना है हमें। चलो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला है हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। नोट करेंगे, यहां पर 2 नंबर पे लिखें तृतीय तत्पुरुष समास। अब यहां पर क्या होगा, पहला पद जो मिलेगा आपको वो तृतीय विभक्ति से युक्त मिलेगा, यानी उसमें तृतीय विभक्ति मिलेगी, इसलिए आपको शब्द रूपों में तृतीय विभक्ति का रूप आना चाहिए। जैसे राम का है तो रामेण है, ठीक है, हरि का है तो हरिणा है, पितरी का है तो पित्रा है, ऐसे रूप पता होना चाहिए कि भाई तृतीया का रूप क्या बनेगा। अब बाद में जो हमारा उत्तर पद होगा, दूसरा वाला पद होगा, उधर क्या मिलेगा उसके लिए फिक्स शब्द हैं, उनका ध्यान आपको रखना होगा। तो इधर देखिए आपको मिलेगा भाई, इधर पहला पद हमारा तृतीया विभक्ति से युक्त मिलेगा, तृतीया विभक्ति युक्त पद मिलेगा, युक्त पद।
पहला पद हो गया हमारा तृतीया विभक्ति युक्त पद, यानी पहले पद में आपको तृतीया विभक्ति मिलेगी, शब्द कोई भी हो सकता है लेकिन विभक्ति तृतीया मिलेगी। अब बाद में क्या मिलेगा वो ध्यान रखना है। तो बाद में आपको मिल सकता है, देखिए पूर्व सदृश, पूर्व सदृश सम ऊन, सम ऊन, कलह, कलह के बाद में लिखो बच्चों निपुण, निपुण, उसके बाद में हीन, हीन, फिर लिखना है आपको मिश्र, हीन के बाद में मिश्र, फिर लिखना है श्लक्षण, श्लक्षण, ठीक है, इसका मतलब चिकना होता है, चिकना, ठीक है। इन शब्दों, इसके अलावा तथा इनके समानार्थक, समानार्थक शब्दों तथा कृदंत प्रत्यय के साथ, कृदंत प्रत्यांत पद के साथ समास होता है, ऐसा आपको लिखना है इसमें। अब देखो इसमें सारी बातें आ चुकी हैं, यदि ये चीज़ आप सीख जाते हैं या समझ जाते हैं या ध्यान रख लेते हैं तो आपका समास का सवाल गलत नहीं होगा। हमने कहा कि इधर आपका जो पहला पद होगा वो तृतीय विभक्ति से युक्त होगा, उसमें तृतीय विभक्ति होगी, और बाद वाला पद जो होगा उसमें आपके पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण हीन मिश्र लक्षण, इन शब्दों, ये शब्द हो सकते हैं तथा इनके समानार्थक शब्द हो सकते हैं, इनका जैसा अर्थ देने वाले शब्द हो सकते हैं। इसके अलावा कृदंत प्रत्यांत शब्द हो सकता है आपका, ऐसा शब्द जिसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है, कृदंत शब्द यानी कृदंत प्रत्यय लगे हुए हैं। कृदंत प्रत्यय हमने आपको पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे प्रत्यय पढ़ाए थे, उनमें से कोई भी शब्द आपको मिल सकता है। तो आपको क्या करना होगा, तृतीया विभक्ति यानी तृतीया विभक्ति को देख करके तृतीया तत्पुरुष समास करना होगा, ऐसा आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें उदाहरण लिखते हैं हम। देखिए उदाहरण देखिए, आप एक एक के उदाहरण समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, उसमें किस तरह से आपको तृतीय विभक्ति मिलेगी। लिखिए, जैसे हमारे सामने पूर्व है तो मासेन, जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो ही मैं बता रहा हूं अभी, मासेन पूर्व है, ठीक है, मास से पूर्व। तो यहां पर मास है महीना और इधर है पूर्व, तो बना लेंगे मास पूर्व है, तो हमारा समास हो गया इसमें तृतीया तत्पुरुष। मास पूर्व है मतलब मासेन पूर्व है, महीने से पहले मास पूर्व है, ऐसे। इसके बाद में क्या है हमारा सदृश है, क्या है सदृश, तो लिखेंगे मात्रा सदृश है। अब यहां पर बच्चों मातृ शब्द में आपको तृतीया लगानी है तो मात्रा बनता है, यदि पिता होता तो पित्रा बनता, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर देखिए मात्रा में जो मूल शब्द है वो मातृ है और इधर आपका सदृश है, तो सदृश में क्या बनेगा, सदृश ही बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका मातृ सदृश, इस तरह से हमारा समास बन जाएगा। आगे देखेंगे आप, इसमें सम है, क्या है सम, तो यहां पर पिता का उदाहरण लेंगे, पित्रा समय, तो यहां पर बनाएंगे पितृ समय, पित्रा का पितृ और इधर समय है तो पितृ समय है मतलब पिता के समान हो जाएगा। इधर आप आगे देखेंगे तो ऊन है, ऊन का मतलब होता है कम, क्या होता है बच्चों, कम, तो यहां पर एक से कम, तो एकेन ऊनम, एकेन ऊनम, तो बन जाएगा एक है और ऊन है, तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई बताइए, गुण संधि करके एक ओनम बना लेंगे, एक ओनम बनाएंगे कि नहीं। अब मान लो आ गया कि एक ओनम इत्यत्र कह समास है, तो आपको तत्पुरुष जवाब देना होगा, एक ओनम में आपका तत्पुरुष समास होता है। अब इसके बाद में क्या है, कल है, तो इसके लिए याद रखना है वाचा कल है, वाचा यानी वाणी होता है, इसमें तृतीया का रूप है वाचा कल है, तो यहां बन जाएगा वाक, वाक कल है। अब वाक कलह शब्द आ जाता है तो उत्तर देना होगा तत्पुरुष समास, और अर्थ कैसे निकलेगा वाक्य में, यानी कि विग्रह होगा हमारा वाचा कलह, वाणी का या वाणी के द्वारा जो लड़ाई होती है, ठीक है, उसको हम वाक कलह कहते हैं। इसके बाद में क्या है, निपुण है, ठीक है, निपुण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे आचारेण निपुण है, ठीक है। अब यहां पर आचार की अगर व्यवहार कर सकते हो तो व्यवहारेण निपुण है, तो यहां पर हो जाएगा आचार निपुण है, ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे, आचार निपुण है। इसके अलावा और भी बन जाएंगे, देखिए निपुण के बाद में हीन शब्द है, हीन, तो यहां पर बनाएंगे हम, जैसे विद्या से बनाएंगे तो विद्या हीन है, तृतीय लगाएंगे तो विद्या से हीन अर्थ हो गया इसका, जो विद्या से हीन होता है उसको कहते हैं विद्याहीन है, विद्याहीन है, ठीक है। अब यहां और भी कोई शब्द बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर है मिश्र, तो देखिए मिश्र का मतलब मिश्रण होता है, गुड़ेन मिश्र है, गुड़ के साथ में मिश्रण, तो यहां पर हो जाएगा आपका गुड़ मिश्र है, गुड़ आप जानते ही हैं गुड़ मिश्र है, ठीक है।
ऐसे ही आपका आगे है मिश्र के बाद में श्लक्षण है, इसका मतलब होता है बच्चों चिकना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आचारेण, या सरल भी कह सकते हैं आचारेण श्लक्षण। तो यहाँ बना लेंगे आचार श्लक्षण, इस तरह का हमारा ये बन जाता है। अब ये तो हमारे सारे के सारे शब्द हो गए। हमने कहा इनके समानार्थक शब्द आएंगे तब भी आपको समास यही करना है। इसके अलावा कृदंत प्रत्यांत शब्द मिलेगा तब भी आपको यही समास करना होगा। जैसे हरिणा, हरिणा त्रात है। अब देखो यहाँ पर हरिणा में तृतीय व्यक्ति है, इधर हमारा त्रात है पद है, त्रात है। तो यहाँ पर बच्चों आपका इक्तः प्रत्यय है, इक्तः प्रत्यय कृदंत में आता है, तो हमारे लिए यहाँ पर कृदंत पद मिल गया। अब यहाँ भी आपका यही समास हो जाएगा, तो बन जाएगा हरित्रात है। क्या बनेगा? हरित्रात है। इसके अलावा एक और लिखेंगे आप, नखई भिन्न है, नखई भिन्न है माने नाखूनों के द्वारा जो भिन्न किया हुआ है, यानी नाखूनों से आपने कुछ अलग कर दिया, कुछ फाड़ दिया नाखूनों से, तो भिन्न शब्द जो है भिद प्लस इक्तः प्रत्यय, ठीक है। जैसे हमने छिन्ने बताया था, ऐसे यहाँ पर भिद ने यानी भिद में आप लगाएंगे इक्तः प्रत्यय तो भिन्न बनेगा। तो यहाँ भी कृदंत है, तो यहाँ बनेगा नख भिन्न है, यानी नाखूनों से भेदा हुआ, नख भिन्न है, ऐसे आप बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे सारे के सारे उदाहरण तृतीय तत्पुरुष समास के हो जाते हैं बच्चों। अब इसमें बताइए कहाँ दिक्कत है आपको? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तरीका समझना है, इधर आपको सबसे पहला जो पद मिलेगा तृतीय व्यक्ति वाला मिलेगा, बाद में आपको ये शब्द मिलेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2-4 बार आप देख लोगे, सुन लोगे तो सब याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए अगला समास सीखते हैं। चलो बच्चों, अब देखिए बच्चों अगला समास देखते हैं। तो नोट करेंगे, यहाँ पर लिखें आप चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, आपको पहला पद मिलेगा चतुर्थी विभक्ति वाला, चतुर्थी विभक्ति युक्त पद मिलेगा आपको पहले, और बाद में जो पद मिलेगा उधर क्या मिलेगा, उधर कुछ आपके लिए शब्द ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से होंगे उनको आप लिख लेंगे। लिखो बलिहित सुख रक्षितई, लिखो बलि शब्द मिल सकता है, बलिहित सुख रक्षित, बलिहित सुख रक्षित, और अर्थ शब्द मिल सकता है, अर्थ, ठीक है। बलिहित सुख रक्षित और अर्थ शब्दों के, अर्थ शब्दों के साथ चतुर्थ्यांत, चतुर्थ्यांत शब्दों का समास होता है, तथा इसके अलावा या फिर और कर सकते हैं, और तदवाचक अर्थ सूचक शब्द होने पर भी, तदवाचक अर्थ सूचक शब्द होने पर भी समास हो जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। यानी आपको देखिए सबसे पहला जो पद मिलेगा, यानी पहला पद हमारा चतुर्थी विभक्ति वाला मिलेगा, चतुर्थी विभक्ति मिलेगी यहां पर। आगे बलिहित सुख रक्षित और अर्थ शब्दों के साथ में चतुर्थ्यांत आपको पद मिलेगा। इसके अलावा तदवाचक अर्थ सूचक शब्द मिलते हैं, तब भी आप समास कर लेंगे। उदाहरण से समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर कट। देखो उदाहरण देखते चलिए आप, उदाहरण से फटाफट समझ में आ जाएगा। इसमें जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो ही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले हमारा बलि है, तो यहां पर हम लिखेंगे भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि यानी भूतों के लिए बलि। भूतों का मतलब यहां पर जीव है, प्राणी है, उनके लिए भूत कहा गया है। भूत वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो यहां पर बन जाएगा भूत बलि, भूत बलि। तो यहां पर आप समझ जाना, भूत बलि में समास हो जाएगा तत्पुरुष भूतेभ्य बलि, बहुत सारे भूतों के लिए, और एक होता तो भूताय बलि हम करते ऐसे। नंबर 2 पे है आपका हित। क्या है? हित। तो आप लिख लेंगे यहां पर जनाय हितम, लोगों के लिए हित, ऐसे। तो यहां पर क्या बन जाएगा बता, जनाय है इधर और एकदम आपका हित है, तो बन जाएगा जन हितम, जन हितम यानी जन हित में जारी कहते हैं ना ऐसा हम। इसके बाद में है सुख, तो सुख में बना लेंगे आप गोभ्य सुखम, गौओं के लिए सुख, गोभ्य सुखम, तो बन जाएगा गो सुखम। क्या बन जाएगा? गो सुखम। इसी तरह से हमारा शब्द है आगे रक्षित। अब रक्षित में क्या बनेगा बताइए? रक्षित में बनेगा आपका गवे रक्षितम, गवे रक्षितम। तो गवे रक्षितम में बन जाएगा आपका गो, गवे का गो बनेगा, गो शब्द है हमारा गो रक्षितम। समस्त पद में मूल शब्द लेके आते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। इसके बाद में क्या है हमारा रक्षित के बाद अर्थ शब्द है, अर्थ। तो इसके लिए हम बनाएंगे देखो द्विजाय, द्विजाय अयम। यदि हम पुल्लिंग में बना रहे हैं तो अयम बनाएंगे यहां पर, अयम।
और हमारा रूप बनेगा आपका यहाँ पर द्विजार्थ है, द्विज है और अयम या अर्थ के लिए आ रहा है अयम, तो यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए द्विजार्थ है आया। यदि यहाँ पर ये तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ इयम कर देंगे मान लो हम, तो यहाँ पर द्विजार्था बन जाएगा, द्विजार्था। और यहाँ पर इदम कर देंगे, यहाँ पर ये तो कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ तो इदम कर देंगे तो द्विजार्थम बन जाएगा, द्विजार्थम। ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखना। मान लो सवाल आता है कि द्विजार्थ है इत्यत्र समास कौन सा है, या द्विजार्था यहाँ समास कौन सा है, या द्विजार्थम यहाँ समास कौन सा है, तो आपको बताना होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी पूछ लें, भूत बलि में कौन सा समास है, भूत बलि का विग्रह क्या है, तो आपके कैसे भी सवाल पूछा जाए गलत नहीं होगा। हम जो बता रहे हैं वो चीज़ आप ध्यान रख लेना, इनको बार बार सुन लेना, 2-4 बार तो सुनना और देखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे चतुर्थी तत्पुरुष समास तक कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पंचमी और षष्ठी सप्तमी और सीखेंगे, चलिए उनको भी सीख लेते हैं। चलो बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला हमारा समास है पंचमी तत्पुरुष। लिखें पंचमी तत्पुरुष समास। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें पहला पद पंचमी विभक्ति वाला मिलेगा। आपको यहां पर पंचमी विभक्ति ध्यान रखनी पड़ेगी, पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनता है ये तो आपको पता होगा, तो आपको शुरू में देखनी है पंचमी विभक्ति युक्त पद आपको पहले वाले पद में मिलेगा। अब बाद में जो मिलेगा आपको उत्तर पद में, वो क्या मिलेगा वो ध्यान रख लेना, द्वितीय पद के रूप में लिख सकते हैं आप। द्वितीय पद के रूप में आपको मिलेगा भाई भय भीत भीति भी, लिख लो भय भीत भीति भी, भय भीत भीति भी शब्द प्राप्त हो तो या फिर आए तो, प्राप्त हो तो। ठीक है, एक तो ये है, यदि आपको पंचमी विभक्ति युक्त पद के बाद में दूसरा पद आपको द्वितीय विभक्ति के रूप में जो हमारा पद होगा वो यदि भय भीत भीति भी इनमें से कोई भी शब्द यदि मिलता है तो आप क्या करेंगे भाई पंचमी तत्पुरुष समास कर लेंगे। एक तो ये नियम हो जाता है हमारा। तो इसके उदाहरण देख लो, फिर एक नियम और है इसी में, उसके भी देख लेंगे। इसके उदाहरण हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए हम कह रहे हैं इसमें कि भाई आपको पंचमी विभक्ति युक्त पद मिलेगा और आगे मिलेगा भय भीति भी, तो जैसे कि आपका बन जाएगा चोरात भयम, चोराद भयम, पहला हमारा पद मिल गया भयम। अब यहां देखेंगे पंचमी मिलेगी आपको, पहला पद हमने कहा कि पंचमी से युक्त होगा, ये हमारा पहला पद है बच्चों, पंचमी विभक्ति लगी हुई है, आगे आपको इनमें से मिलेगा, तो हमारे लिए भयम मिल गया, तो बन जाएगा चोर भयम, चोर भयम बना कि नहीं। ऐसे इसी तरह से आगे है हमारा है भीत, तो भीत में क्या बनाएंगे बताइए, भीत के लिए आप सिंघात भीत बना सकते हैं, सिंघात भीत है, तो यहां बन जाएगा आपका सिंह भीत है, यानी शेर से डरा हुआ, उसको कहते हैं सिंह भीत है। अब यहां सिंह की जगह और भी आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं, बट उसमें लगानी पंचमी ही होगी आपको। इसके बाद में आपका भीति शब्द है, क्या है भीति, तो इसके लिए भी आप अलग बना लेंगे व्याघ्रात, व्याघ्रात भीति ही ऐसे। अब व्याघ्र से डरा हुआ तो यहां पर बना लेंगे व्याघ्र भीति। ठीक है, ऐसा हमारा यहां पद बन जाएगा। इसके बाद में है आपका भीति के बाद में भी शब्द है, क्या है भी, तो यहां भी बना लेंगे आप, अर्थ सेम ही है, जैसे सर्पात भी ही। ठीक है, सर्प से डर है तो सर्प भी ही, ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे। तो यहां पर हमारे 4 उदाहरण हमने बता दिए हैं, ये चारों के चारों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें से कोई भी उदाहरण एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मोस्ट हैं और पूछे भी गए हैं, वही उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर ये एक हमारा नियम हो जाता है। अब मैं दूसरा नियम आपको इसी में बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लें। जैसे एक हो गया, अब दूसरा और लिख लें आप इसी में, लिखो द्वितीय पद में, द्वितीय पद में देखो यहां तो हमने कह दिया कि द्वितीय पद में आपको भय भीत भीति इनमें से कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूं उसमें आगे याद रखना है, द्वितीय पद में आपको अपेत शब्द मिल सकता है, अपेत या फिर अपोढ़, अपोढ़ के बाद में मिल सकता है मुक्त पतित, मुक्त, इसके अलावा पतित शब्द, इसके अलावा अपत्रस्त, अपत्रस्त। ठीक है, शब्द होने पर लिख लें, शब्द होने पर, यानी इनमें से कोई शब्द होने पर आप क्या करेंगे, पंचमी तत्पुरुष समास कर देंगे, ऐसा आपको यहां समझना है। उदाहरण कैसे बनेंगे लिख लो आप। जैसे हमारा एक पता है अपेत, तो यहां पर बन जाएगा सुखात, पंचमी लगाएंगे, सुखात अपेत है, तो यहां पर सुख है और अपेत है तो दीर्घ संधि करके सुखा पेत है, ऐसा बनाएंगे हम। इसके बाद में आगे है अपोढ़, तो यहां पर बनाएंगे कल्पनाया,
कल्पनायाः अपोढ़, तो बन जाएगा कल्पनापोढ़, कल्पनापोढ़। ठीक है, कल्पना और अपोढ़ में हमने संधि कर दी तो दीर्घ संधि होकर के आपका रूप इसी तरह से बनेगा, कल्पनापोढ़ है। इसके बाद में क्या है, मुक्त है। तो मुक्त के लिए बना सकते हैं आप बच्चों, रोग से मुक्त होना, ठीक है ना, ऐसे क्लेश से मुक्त होना, तो लिखेंगे रोगात मुक्त है, तो लिख लेंगे रोग मुक्त है, बन जाएगा रोग मुक्त है। इसके बाद में है पतित है, तो पतित के लिए बना सकते हैं जैसे वृक्ष से गिर गया कोई, तो वृक्षात पतित है, तो बन जाएगा वृक्ष पतित है, ऐसे बन जाएगा आपका। एक मैं यहां लिख रहा हूं 5 नंबर पे, इसी का उदाहरण है। एक और बच रहा है हमारा अपत्रस्त है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप तरंगेभ्य अपत्रस्त, ऐसे। तो यहां पर देखो तरंग है, बहुवचन का रूप हमने लिखा है तरंगेभ्य अपत्रस्त है, तो यहां पर तरंग है और अपत्रस्त है, तो यहां पर बन जाएगा तरंग, तरंगा। ठीक है, तरंग शब्द है ना, तो उसमें आपका संधि होकर के ये ए की और ए और ए आ मिल जाएंगे, तो तरंगापत्रस्त है, ऐसा बनेगा, तरंगापत्रस्त है, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण बच्चों पंचमी तत्पुरुष समास के हैं। ठीक है, अब ये है थोड़ा सा क्या है, हमारे पास समय का अभाव है और आपके पास भी समय कम है, इसलिए थोड़ा सा हम आपको जल्दीबाजी में बता रहे हैं। फिर भी हम आपके लिए जितना आवश्यक है, जितना आपके लिए मोस्ट एग्जाम के लिए है, जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है, उतना हम बताने का यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आराम से समझ में आ जाना चाहिए आपको, यदि आप ढंग से इसको सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे तो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसमें षष्ठी और आपके सप्तमी 2 और बच रही हमारी विभक्ति, उनको भी सीख लेते हैं। चलिए आगे चलिए बच्चों, आगे लिखेंगे आप षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखो षष्ठी तत्पुरुष समास में तो एकदम आसान सा काम है। इसमें क्या होगा, जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त होने पर, जब उन पदों में कोई आपस में रिलेशन आपको दिखाई दे, संबंध वहां पर दिखाई दे रहा है, तो वहां आप समास कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस चीज को आप लिख लें, लिखो जब किसी सामासिक पद में, ऐसे लिखो आप, पद में, यानी सामासिक का मतलब है बच्चों समास से युक्त पद, उसको हम कहेंगे सामासिक। तो जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त पदों का आपस में कोई संबंध स्थापित करना हो, कोई संबंध स्थापित करना हो, तो वहां हम षष्ठी तत्पुरुष समास कर देते हैं। कह रहे हैं कि जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त पदों का आपस में कोई संबंध स्थापित करना हो, मैंने पहले भी कहा कि जब आपस में संबंध स्थापित करने की बात हो तो वहां हम षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो उदाहरण इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे सबसे फेमस उदाहरण हमने बता ही दिया आपको, राज्य है, पुरुष है। अब हमने कहा कि भाई राजा का पुरुष या राजा का आदमी, यहां पर संबंध बन रहा है, क्या बन रहा है, स्वामी और सेवक का संबंध बन रहा है, इसलिए यहां पर जो समास होगा वो षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। ऐसे आप बना सकते हैं, तो राज पुरुष है बन जाएगा, राज पुरुष है। ऐसे आप और भी बना सकते हैं, जैसे राज्ञ है कुमारी, ऐसे बनाते हैं मान लो, तो यहां बन जाएगा राजकुमारी। अब यहां भी संबंध हो गया, ठीक है, राजकुमारी बन गया। इसी तरह आप और भी उदाहरण बना सकते हैं बहुत सारे, जैसे राष्ट्र से पति है, ठीक है, हमारा राष्ट्र जो है उसका पति का मतलब स्वामी है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, राष्ट्रपति। क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति कहते हैं उसको। अब जैसे विद्या का घर, तो इसके लिए हम कहेंगे विद्यायाः आलय, बन जाएगा विद्यालय है। अब देखो यहां पर ये हमारा उदाहरण हो गया मोस्ट। विद्यालय में कौन सा समास है, बताओ कौन सा समास होगा। यहां देख लो षष्ठी तत्पुरुष है, क्योंकि दोनों में संबंध हो रहा है, विद्या का घर, ऐसे तो संबंध हो गया विद्यायाः आलय। कौन सा समास हो जाएगा बच्चों, ये षष्ठी का रूप है, जैसे रमा का चलता है ना, सेम उसी तरह चलता है। जैसे हमारा एक और उदाहरण लिखो, गुरु पत्नी, यहां पर आपका षष्ठी का रूप है गुरु हो, तो यहां बनेगा गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी को गुरु पत्नी कहते हैं। इसके अलावा और भी बना सकते हो बहुत सारे, जैसे मन से है, विकार है, तो यहां बना लोगे मनो, मन से मनो हो जाएगा और इधर आपका विकार हो जाएगा, तो मनोविकार है बन जाएगा। इसी तरह से आप बना सकते हैं आत्मने ज्ञानम,
आत्मन शब्द जो है उसका षष्ठी में रूप बनता है आत्मन है, और ज्ञानम शब्द आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर आत्म है, इधर ज्ञानम है, तो बन जाएगा आत्मज्ञानम, यानी स्वयं का जो ज्ञान होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। इसी तरह आप गंगा का जल है तो गंगा या जलम बना सकते हैं, सताम संगति है तो सत्संगति बना सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं इसमें, जहां जहां पर संबंध हो रहा है वो किसी भी रूप में संबंध हो सकता है, वहां पर आप बना सकते हो। जैसे वृक्ष से शाखा तो बनाएंगे वृक्ष शाखा, बन जाएगा आराम से। तो कहने का मतलब है कि संबंध यदि स्थापित हो रहा है तो वहां आप कौन सा समास करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष। एकदम आसान है ये, बहुत ही सरल है, ठीक है, क्लियर है ये तो। चलो अब लास्ट और देख लेते हैं सप्तमी विभक्ति वाला। चलिए देखिए हमारा इसमें हमारे तत्पुरुष समास के अंदर लास्ट और हम देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति वाला जो तत्पुरुष समास होगा उसमें क्या होगा, आपका पहला पद जो होगा वो सप्तमी विभक्ति से युक्त होगा, सप्तमी विभक्ति युक्त पद होगा, और बाद में आपको क्या मिलेगा उत्तर पद में, यानी कि दूसरा वाला जो पद मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, उसमें ध्यान रखना। लिखेंगे आप द्वितीय पद में क्या मिलेगा, तो लिख लो शौंडादि गण में पठित, यहां से लिख लो, चलो शौंडादि गण में पठित शब्द। शौंडादि एक गण है, बहुत बड़ा एक समूह है, उसके अंदर जो भी हमारे शब्द पढ़े जा रहे हैं उनमें से कोई भी शब्द यदि आगे मिलता है तो हम वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास कर देंगे। तो आप लिखेंगे शौंडादि गण में पठित शब्द हो तो, शब्द हो तो। अब इसमें मेन शब्द में बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि शौंड शब्द है खुद एक, शौंड, इसके अलावा धूर्त है, शौंड है, धूर्त है, इसके अलावा पंडित है, कुशल है, पंडित है, कुशल है, निपुण है, पटु है, प्रवीण है, और इसके अलावा दक्ष शब्द है। ये मेन शब्द हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन हैं जिनके उदाहरण ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये द्वितीय पद में मिलेंगे, दूसरे वाले पद में आपको ये वाले शब्द मिल सकते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, सप्तमी तत्पुरुष समास कर देंगे, ये हमारा एक नियम हो जाता है ऐसे। अब देखो उदाहरण देख लीजिए आप इन सब के। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, आपको सबसे पहले जो पद मिलेगा पहला वाला, उसमें सप्तमी विभक्ति मिलेगी आपको। जैसे अक्षेषु, अक्ष यानी जुआ होता है, अक्षेषु शौंडे, शौंडे का मतलब चतुर होता है, चालाक होता है, यानी जुओं में जो चालाक है उसको हम कहेंगे अक्ष शौंड है, अक्ष। तो अक्षेषु में अक्ष आ गया, इधर हमारा शौंड शब्द है तो अक्ष शौंडे बन जाएगा। क्या बना बच्चों, अक्ष शौंडे। आगे है हमारा धूर्त शब्द, तो जैसे ज्यादातर बच्चे प्रेम में धूर्त हो रहे हैं तो प्रेमणी धूर्त है, तो बन जाएगा प्रेम धूर्त है। जो प्रेम में धूर्त हो गया है उसको हम कहेंगे प्रेम धूर्त है। ऐसे पंडित है तो मान लो हम कहेंगे सभायाम पंडित है। ऐसे सभा में पंडित तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, सभा पंडित है। सभा में जो पंडित होता है उसको क्या कहते हैं, सभा पंडित होता है। सभा में जो पंडित है उसको सभा पंडित बोलेंगे। अब जैसे आपका है कुशल, तो व्यवहार में कुशल हो सकता है, कार्य में कुशल हो सकता है, तो कार्य में लिखेंगे तो कार्य, सप्तमी लगाएंगे हम, कार्य कुशल है, तो बना लेंगे कार्य कुशल है, ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुशल के बाद में है निपुण, तो इसमें लिख लो आप व्यवहार में लिख लो, व्यवहारे निपुण है, तो बना लेंगे व्यवहार निपुण है। निपुण के बाद में है पटु, तो पटु आप लिख लेंगे। पटु का मतलब क्या होता है बच्चों, चतुर होता है। क्या होता है, चतुर। तो वाणी में चतुर है तो वाची पटु, जो बोलने में बहुत अच्छा माहिर हो उसको हम कहेंगे वाक्पटु, वाक्पटुहु। मान लो आ गया कि वाक्पटु में कौन सा समास है, तो उत्तर देना होगा सप्तमी तत्पुरुष।
वाक पटु का आपका समास विग्रह होगा तो वाची पटु होगा, यानी वाची यानी वाणी के अंदर जो पटु है, चालाक है, चतुर है, उसको वाक पटु कहते हैं। इसके अलावा 7 नंबर पे आप लिख सकते हैं पटु हो गया, प्रवीण हो गया, तो प्रवीण आप कला में लिख सकते हैं, कलायाम प्रवीण हैं, तो लिख लेंगे कला प्रवीण हैं। इसी तरह आप और बना सकते हैं, जैसे दक्ष है तो कलायाम दक्ष है, अपनी कोई भी कला है उसमें दक्ष है तो कला दक्ष है बना लेंगे, कला में दक्ष है तो कला दक्ष आप बना लेंगे। ऐसे करके हमने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने बना दिए हैं। ये सारे के सारे उदाहरण मोस्ट हैं, इनको आप देख लोगे, सुन लोगे तो याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसमें रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट हैं, वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसमें एक नियम और बता रहे हैं हम, बस सप्तमी के अंदर ही बता रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए बच्चों, अभी हमने एक नियम इसमें बताया था सप्तमी वाला, अब इसमें एक नियम और आपको लिखना है बस। तो ऐसे 2 नियम आपके हो जाएंगे। लिखिए, द्वितीय पद के अंदर लिख लेंगे, द्वितीय पद में यदि आपको सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध, कितने हो गए? 4 शब्द हो गए। इनमें से कोई भी शब्द मिले तो आदि इत्यादि शब्द प्राप्त हो तो सप्तमी तत्पुरुष समास करना होगा। देखो, द्वितीय पद में आपको सिद्ध शब्द मिल सकता है, शुष्क मिल सकता है, पक्व शब्द मिल सकता है, पक्व, ठीक है, पक्व मिल सकता है, बंध मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे? सप्तमी तत्पुरुष समास कर देंगे। उदाहरण लिखो, जैसे अग्नौ सिद्ध है, जो अग्नि में सिद्ध होता है उसको हम कहते हैं अग्नि सिद्ध है। देखो, यहां पर अग्नौ शब्द जो है बच्चों, ये सप्तमी विभक्ति का है, एक वचन का। तो यहां पर हम अग्नि ले लिया, इधर से सिद्ध ले लिया, अग्नि और सिद्ध है बना लिया, अग्नि सिद्ध है, इस तरह से बन जाएगा। यहां पर शुष्क है तो आतपे शुष्क है, धूप में जो सूखा हुआ है आतपे शुष्क, तो उसको हम कहेंगे आतप शुष्क है। क्या कहेंगे उसको? आतप शुष्क है। ऐसे आगे है स्थाल्याम पक्व है, यानी स्थाली में जो पकाया हुआ है उसको क्या बोलेंगे? स्थाली पक्व है, उसका नाम हो जाएगा स्थाली पक्व है। और एक और लिख लीजिए आप, चक्रे बंध है, चक्र में जो बंधा हुआ है तो उसको कहेंगे चक्रबंध है, जो चक्र में बंध गया है उसका नाम हो जाएगा चक्रबंध है। इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा तत्पुरुष समास हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए चक्रबंधक किस तरह से बना हुआ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा ये तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें तत्पुरुष समास के बारे में बताया कि तत्पुरुष समास क्या होता है, कितने इसके भेद होते हैं, समानाधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है। तो इस क्लास में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ व्यधिकरण बताया, क्योंकि व्यधिकरण में जो समास होता है वो विभक्ति के आधार पर होता है, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। मैंने आपको अलग अलग विभक्ति के हिसाब से यहाँ पर जो मोस्ट नियम थे, मोस्ट उदाहरण थे, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। इसके बाद में अगली क्लास में हम बताएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि कर्मधारय समास। तो अगली क्लास का आप इंतजार करें, और जितना आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको आपको बार बार देखना है, सुनना है, तभी जाकर के आपको समझ में आ पाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी संपन्न हो जाती है। यदि इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।